It is always ahead, the sense organs can never catch up with it. It is still, yet it defeats all in a race. By its power, the Lord who dwells in space upholds water and everything else in the phenomenal world. It never moves, yet it goes faster than the mind. मन के मूवमेंट को, मन की गतिविधि को क्या कहते हैं? विचार। हाँ, कुछ ऐसा है जो विचार से श्रेष्ठ है। विचार की गति जबरदस्त है। आप यहां बैठे बैठे विचार कर सकते हैं कि आप सूरज पे पहुंच गए। आप यहां बैठे बैठे विचार कर सकते हैं कि आप शनि ग्रह पे पहुंच गए। विचार की गति प्रकाश की गति से भी ज्यादा है। कहा भी गया है कि जहां न जाए रवि वहां जाए कवि। विचार की गति कल्पना की गति है, जबरदस्त। लेकिन सारा जो विचार का गतिमान होना है वो किस लिए है? विचार गति क्यों करता है? कुछ पाने के लिए। कुछ पाने के लिए। तो विचार से भी ज्यादा तेज गति किसकी हुई? समझो बात को। विचार कुछ पाने के लिए जबरदस्त गति दिखाता है। जिसे पाना चाहता है उसको। विचार कुछ हासिल करने के लिए बड़ी गति से दौड़ता है। विचार से भी ज्यादा गति किसकी हुई? जो सोच जिसने पा ही लिया है। एक आदमी है जो पाने के लिए बड़ी जोर से विचार कर रहा है, और दूसरा आदमी है जो कह रहा है जो पाने के लिए तेरा विचार बहुत तेजी से दौड़ा है वो मुझे मिला ही हुआ है। पूर्णादः पूर्णेदम्। इट मूव्स फास्टर देन द माइंड का मतलब हुआ कि ध्यान विचार से श्रेष्ठ है। विचार कहता है मिला नहीं, हासिल करना है, और ध्यान में तुम जान जाते हो कि हासिल करना नहीं है, मिला ही हुआ है। तो विचार होगा बहुत तेज, पर ध्यान उससे कहीं ज्यादा तेज है। क्योंकि विचार जिसके पीछे अभी दौड़ ही रहा है, ध्यान ने उसको पा ही लिया है। निश्चित सी बात है, जो अभी दौड़ रहा है उससे ज्यादा तेज कौन दौड़ा? जिसने पा लिया है। तो इसका हमारे लिए जीवन में क्या अर्थ है? जीवन में अर्थ ये है कि जो लोग महत्वाकांक्षा की दौड़े दौड़ रहे हैं, उनसे भी ज्यादा तेज कौन दौड़ा? जिसकी कोई महत्वाकांक्षा नहीं है। द रेस वॉज वन। अब बात समझ में आई? जो बहुत तेज दौड़ा वो जिसको हासिल करने के लिए दौड़ा, जो दौड़ा ही नहीं उसने वो हासिल कर ही लिया है। इसीलिए दुनिया में सबसे मूर्खतापूर्ण कोई बात हो सकती है तो वो होती है महत्वाकांक्षा की दौड़। बात आ रही समझ में? इट इज ऑलवेज अहेड, द सेंस ऑर्गन्स कैन नेवर कैच अप विद इट। इंद्रियां कभी उसे पकड़ नहीं सकती। वो इंद्रियों की पकड़ में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि वही तो है जो इंद्रियों को प्राण देता है। इंद्रियों की पकड़ में क्या आ सकता है? समझते हैं बात को। इंद्रियां उसे क्यों नहीं पकड़ सकती? इंद्रियां सिर्फ उसे पकड़ सकती हैं जिसका रूप रंग आकार हो। अभी यहां पर बैठे हो, तुम्हारी इंद्रियां क्या क्या पकड़ रही हैं? जल्दी बोलो, क्या क्या पकड़ रही हैं? आवाज पकड़ रही हैं। और क्या पकड़ रही हैं? दीवार पकड़ रही हैं, रोशनी पकड़ रही है, पंखा पकड़ रही है, कैमरा पकड़ रही है, कुर्सी पकड़, ठीक यही सब है। इस दीवार को तुम्हारी इंद्रियां सिर्फ इसलिए पकड़ पा रही हैं क्योंकि ये दीवार कहीं खत्म होती है। बात को समझना। ये दीवार अगर कहीं खत्म ना हो तो तुम्हें दिखाई नहीं देगी। नहीं समझे? आंखें कुछ देख पाए उसके लिए जिसको तुम देख रहे हो उसकी कुछ सीमा होनी चाहिए। अगर तुम ये
पोस्टर देख पा रहे हो तो उसकी वजह यह है कि इसकी एक बाउंड्री है। यदि सर्वत्र सिर्फ यही पोस्टर ही पोस्टर हो तो तुम्हें दिखाई नहीं पड़ेगा। पोस्टर देख पाने के लिए पोस्टर के अतिरिक्त भी कुछ होना चाहिए, एक बाउंड्री चाहिए। नहीं समझे बात को? अगर हर तरफ सिर्फ सफेद ही सफेद हो तो क्या तुम्हें सफेद दिखाई देगा? सफेद दिखे इसके लिए काला होना आवश्यक है। तो कहीं ना कहीं सफेद की सीमा हो जिसके पार काला हो, तब सफेद दिखाई देगा, नहीं तो सफेद नहीं दिखाई देगा। तुम मेरे शब्द सुन पा रहे हो क्योंकि मेरे शब्द रुक जाते हैं, उनके बीच में ठहराव है, एक तोड़ है, विभाजन है। इसीलिए तुम शब्द सुन पाते हो, मौन नहीं सुन पाते, क्योंकि मौन अखंड है। तुम शब्दों को तो मेरे सुन पा रहे हो, क्या मौन को सुन पा रहे हो? कान क्या मौन सुन सकते हैं? उत्तर दो, कान क्या मौन सुन सकते हैं? क्योंकि मौन की कोई सीमा नहीं। आंखें, कान, समस्त इंद्रियां मात्र उसकी अनुभूति कर सकते हैं जो आंशिक है, जो सीमित है। और वो क्या है? वो पूर्ण है और असीमित है। तो इसीलिए इंद्रियों की पकड़ में कभी आ नहीं सकता। समझ में आ रही है बात? इसीलिए हमें हमेशा लहरें दिखती हैं। इसीलिए तुम्हें हमेशा लहरें दिखती हैं। इट इज स्टिल येट इट डिफीट्स ऑल इन अ रेस। वो खड़े खड़े सबको हरा रहा है, क्योंकि सिर्फ खड़े खड़े ही तो हराया जा सकता है। दौड़ करके आज तक किसी ने दौड़ जीती नहीं, ये पक्का जानना। जो तुमसे कहते हो कि बेटा जीत के दिखाओ, उनसे कहना जीत के जरूर दिखा रहे हैं, तभी तो दौड़ नहीं रहे हैं। जीत के ही तो दिखा रहे हैं, दिखाएंगे नहीं, दिखा रहे हैं। मेरी दौड़ रुक गई, इससे बड़ी जीत क्या होगी? यही तो जीत का लक्षण है। तुमने कभी कोई ऐसा धावक देखा है जो दौड़ता ही रहता हो? 100 मीटर की रेस होती है तो कितनी देर में रुक जाता है? 10 सेकंड में। 1000 मीटर की रेस होती है तो कितनी देर में रुक जाता है? मिनट भी नहीं। हाँ, 5 किलोमीटर की रेस होती है तब भी कहीं जाके रुकता है। जब तक रुका नहीं है तब तक तो कहेगा नहीं कि मैं जीता। जीतने का अर्थ ही है कि कहीं पे रुकना पड़ेगा। अरे जब रुकने का ही नाम जीतना है तो हम अभी ही रुक जाते हैं। तू रुकेगा, वहां जाकर के कहेगा वो देखो वहां पे वो फीता जीत का है, हम वहां रुके। पागल, वहां भी जाके तू करेगा क्या? रुकेगा। जब रुकना ही है जीतने का लक्षण, तो हम यहीं रुक गए। ये बात मजाक की है, पर समझो बात बिल्कुल यही है। उससे कहो कि या तो तू ये कह दे कि तू जीवन भर दौड़ेगा, तब हम बात सुनेंगे तेरी। तुझे भी अंततः करना क्या है? चाहता तो तू भी यही है ना, ये रुक जाए। तू चाहता रहेगा, हम रुके हुए हैं। तू दौड़ता रहेगा और चाहता रहेगा कि कब रुकूं, हम रुके ही हुए हैं। तू जिसकी कामना में दौड़ रहा है वो हमें हासिल है। बात आती कि the proof that you have reached the destination is that you are no more traveling. That you are no more traveling. बात को कहा गया it moves not. मैं तुमसे कह रहा हूं वापस जाओ शांति पाठ पे। पूर्णतः पूर्णइदम्। सत्य एक पूर्ण है, पर रूप उसके दो हैं। एक संसार और एक विशुद्ध सत्य। ऐसे जैसे कोई पहिया हो जिसका केंद्र हो एक बिंदु, और बाहर बाहर उसकी पेरिफेरी है, उसकी परिधि है जो घूमती है। पहिया कितने हैं? एक। पर एक ही पहिए में दो अलग अलग जगहें हैं
इट मूव्स नॉट। कौन सी दो अलग अलग जगह हैं? जो सेंटर है वो सेंटर है वो उसके बारे में इट मूव्स नॉट। जब वह विशुद्ध सत्य है, अरूप, निराकार, अचिंत्य, इट मूव्स नॉट, गति का सवाल ही नहीं पैदा होता। जब वह प्रकट संसार है, पूर्णतः, देन इट मूव्स। परिधि हिलती है, खूब हिलती है, खूब गति है वहां पर उसमें इतनी गति है ही इसीलिए क्योंकि केंद्र सदा स्थिर है, वहां कभी कोई गति हो नहीं सकती, वहां कभी कोई गति हो नहीं सकती। इसमें भी हमारे लिए जीवन जीने का एक पाठ है। केंद्र पर स्थिर रहो और फिर देखो कि तुम कितना ऊर्जावान जीवन बिताते हो। जिन्हें परिधि पर खूब गति करनी हो वो केंद्र पर बिल्कुल स्थिर हो जाए। जिन्हें संसार के बड़े बड़े तूफानों का सामना करना हो वो आंतरिक मौन में स्थापित हो जाए। और जब तक आप आंतरिक मौन में स्थापित नहीं हुए हैं तब तक आप संसार के तूफानों का सामना नहीं कर पाएंगे। समझ में आ रही है बात? इट मूव्स नॉट। खूब गति दिखाओ, दौड़ रहे हो, भाग रहे हो, सोच रहे हो, यहां जा रहे हो, वहां जा रहे हो, लेकिन कुछ ऐसा हो तुम्हारे भीतर, इट मूव्स नॉट। कोई बाहर से तुम्हें देखे तो ऐसा दिखाई दे, इट मूव्स। और कोई तुम्हारे केंद्र को देखे तो कहे, इट मूव्स नॉट। बाहर बाहर सब कुछ चल रहा है, बड़े बड़े चक्रवात हैं, और भीतर असीम शांति, जहां कुछ नहीं है, बस तुम्हारा एक मौन दिया जल रहा है, निर्वात दिया। निर्वात समझते हैं? हवा नहीं बह रही तब दिया जैसे जलता है, अकंप। और बाहर खूब तूफान है और भीतर दिए की ज्योति है, और उसकी ज्योति हिल नहीं रही, कंपित नहीं हो रही, अस्पर्शित है तूफान से। जीवन ऐसे जीना है, यह है जीवन जीने की कला। बाहर सामना करते रहो, चुनौतियां आएंगी, मुसीबतें आएंगी, ये है वो है, सुख दुख, गर्मी सर्दी, और भीतर कैसे रहना है, इट मूव्स नॉट। इट इज फार ऑफ, इट इज ऑल्सो नियर बाय। जो दूर से दूर तुम्हें दिख सकता है वो तुम्हारे मन का प्रक्षेपण है, और मन का स्रोत तुम्हारे भीतर है। दूर से दूर क्या है, मन, और करीब से करीब क्या है, मन का स्रोत। और दोनों पूरे हैं, दोनों में कोई भिन्नता नहीं, एक ही है। जैसे प्रोजेक्टर तुम्हारे दिल में लगा हो और प्रोजेक्शन हजारों किलोमीटर दूर हो रहा हो। इट इज फार ऑफ, इट इज नियर बाय। तुम्हारे करीब से करीब जो है वही वो है जो दूर से दूर भी हो सकता है। बात बस इतनी सी कही जा रही है कि दोनों आयाम उसी के हैं। एक आयाम है स्थान का और समय का, और दूसरा आयाम है जहां न स्थान है न समय है। एक आयाम है गति का और दूसरा आयाम है गतिहीनता का। दोनों आयाम उसी के हैं, दोनों डायमेंशंस उसी की हैं। वास्तव में दो डायमेंशंस हैं ही नहीं, दो डायमेंशंस दिखती हैं, दृष्टि का फेर है।
इट इज इनसाइड, इट इज आउटसाइड। भीतर भी वही और बाहर भी वही। कौन तो गाना गा रहा था, अंदर तू है बाहर तू है। जिधर देखूं तेरा साया। जो तुझे बाहर ढूंढूं तो अंदर कौन समाया, और अंदर ढूंढूं तो बाहर किसकी माया। नहीं सुना है? नहीं सुना है? कॉकटेल सुना भी है, मुझे लग रहा है नाचे वाचे भी हैं इस पे। इट इज इनसाइड, इट इज आउटसाइड। अब मैं तुमसे कह रहा हूं, थोड़ा इसको फिर से गणित की नजर से देखो। इफ इट IT इज इक्वल टू इनसाइड और IT इज इक्वल टू आउटसाइड, तो क्या मतलब हुआ? इनसाइड इज इक्वल टू आउटसाइड। इतना ही मतलब। इनसाइड इज द सेम एज आउटसाइड। इसी को ऐसे भी कहा गया है कि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। इनसाइड इज इक्वल टू आउटसाइड। वही जो तुम्हारे भीतर बैठा है, वही आंखों को रोशनी देता है कि वो संसार का निर्माण कर देती है। आई बात समझ में? और इनसाइड इक्वल टू आउटसाइड का ये भी अर्थ है कि इनसाइड और आउटसाइड के बीच में जो सीमा है वो झूठी है। इनसाइड और आउटसाइड के बीच में जानते हो सीमा कौन सी है? कौन सी है? खाल, त्वचा। तुम कब कहते हो कि आउटसाइड शुरू हो गया? शरीर से नहीं। जैसे कि ये कोई बोरा होता है ना, बोरा, बोरा जैसे बोरे का रंग होता है वैसे खाल का रंग होता है। तुम कहते हो इस बोरे के भीतर जो कुछ है वो कौन है? वो मैं हूं। और बोरे के बाहर जो कुछ है वो कौन है? संसार है। यही तो हमारी परिभाषा है अपनी, कि खाल का एक बोरा है। हम कहते हैं खाल के भीतर जो कुछ है वो कौन है, और खाल के बाहर जो कुछ है वो कौन है? ऋषि तुमसे कह रहे हैं इनसाइड इज इक्वल टू आउटसाइड। बोरा फालतू है। बोरा फालतू है। तुमने कहां बीच में बोरे की सीमा खींच दी? ये पूरे अस्तित्व के प्रति गहरी एकात्मकता का और इसलिए गहरे प्रेम का संदेश है। तुमसे कहा जा रहा है कि बेटा बाहर जो कुछ है उसको अपने से अलग मत समझ लेना। उसके प्रति दुराव का, हिंसा का भाव मत आने देना। जान रहे हो? ये नहीं कि इसके अंदर हम हैं तो ठीक है और बाहर पेड़ है तो काट डालो। इनसाइड इज इक्वल टू आउटसाइड। इसका मतलब अगर ये है कि आउटसाइड अगर कटा तो पेड़ नहीं कट रहा, पेड़ नहीं काटा जा रहा है, तुम काटे जा रहे हो। क्योंकि इनसाइड इज इक्वल टू आउटसाइड। पशुओं की और पक्षियों की प्रजातियां नहीं विलुप्त हो रही, तुम विलुप्त हो रहे हो। इस दुनिया में जब भी किसी को तकलीफ दी जा रही है, कष्ट दिया जा रहा है, तो उसे नहीं दिया जा रहा, तुम्हें दिया जा रहा है, बस तुम्हें पता नहीं चल रहा। सर इसी वजह से जब हम कुछ बुरा होते देखते हैं तो हमें थोड़ा मतलब अच्छी बिल्कुल बुरी बिल्कुल फीलिंग आती है। बिल्कुल। बड़ा जबरदस्त न्यूरोसाइंस का एक अभी निष्कर्ष सामने आया है।
तुम्हारे ब्रेन का जो हिस्सा तब एक्साइट होता है जब तुम्हें चोट लगती है, ठीक वही हिस्सा तब एक्साइट होता है जब तुम्हारे सामने किसी और को चोट लगती है। ठीक वही हिस्सा। इसका मतलब यह है कि प्रकृति भी तुमसे कह रही है कि किसी और का दर्द तुम्हारा अपना दर्द है। लेकिन उसमें एक बात और भी सामने आई, अगर तुम उस हिस्से की सुनना बंद करते रहो करते रहो करते रहो तो धीरे धीरे वो हिस्सा ऐसा हो जाता है जैसे लकवा मार गया हो, इनसेंसिटिव हो जाता है। तुमने ये सब कहानियां सुनी होंगी कि रामकृष्ण के सामने एक आदमी को कोड़े मारे जा रहे थे, रामकृष्ण देख रहे थे और कह रहे थे क्या हो रहा है ये। थोड़ी देर बाद उनके शिष्य आए, उन्होंने देखा कि कोड़े उस आदमी को वहां मारे जा रहे थे और उसके निशान रामकृष्ण की पीठ पे मौजूद थे। इसका अर्थ यही है कि अगर आपके भीतर वास्तव में सेंसिटिविटी है तो इनसाइड इज इक्वल टू आउटसाइड। चोट वहां पड़ेगी, दर्द आपको होगा। अगर वास्तव में सेंसिटिविटी है, आप जगे हुए हैं तो। मुझे नहीं मालूम उनके निशान पड़े थे कि नहीं पड़े थे, पर यह पक्का है कि जितना कष्ट उस आदमी को हो रहा था उतना ही कष्ट रामकृष्ण को हो रहा था। यह पक्का है। समझ में आ रही है बात? ऐसे मत जियो कि तुम अलग हो और दुनिया अलग है। दुनिया से अपने को एक जानो। इनसाइड इज इक्वल टू आउटसाइड। तुम्हारी जिम्मेदारी पूर्ण के प्रति है। तुम अस्तित्व के बेटे हो। दुनिया में जो कुछ भी कहीं हो रहा है उसका असर तुम पे पड़ रहा है, वो तुम्हारे ही साथ हो रहा है। बात आ रही समझ में? ये ना कहो कि उस मोहल्ले में आग लग रही है, मेरा क्या जाता है। ये ना कहो कि जानवर मर रहे हैं ना, मेरा क्या जाता है। बल्कि मैं तो दो चार को और मार के खा जाऊंगा, मुझे स्वाद आता है। नहीं, जानवर नहीं मार रहे, तुम अपने आप को मार रहे हो। जितना उन्हें मारते हैं उतना ही हम इनसेंसिटिव हो जाते हैं। बिल्कुल। देखो ना, जितना तुम उन्हें मार रहे हो उतनी तुम्हारी सेंसिटिविटी कम होती है। यही तो आत्महत्या है। यही तो आत्महत्या है। उसमें जो डिफरेंशिएशन है इनसाइड एंड आउटसाइड का, तो जब हम कहते हैं कि मेरे कुत्ते को चोट लगी, तो बेसिकली जो मेरा इनसाइड था और मेरे से आउटसाइड था, तो वो इनसाइड कुत्ते में भी चला गया। जब मैंने कहा मेरा कुत्ता, पर वहीं अगर किसी और कुत्ते को चोट लगती है तो आई वोंट बी हर्ट। बात कुत्ते की नहीं थी, मेरी, मैं, मेरा। हाँ, तो वो मेरा हो गया था, वो मेरा एक पार्ट बन गया था। लो, वही बात आगे आ ही गई है। He who sees everything in himself and himself in everything never hates anything। पिछले मंत्र का जो सार है वो इस मंत्र में प्रकट हो गया है। हमने उसकी चर्चा पहले ही कर ली है। ठीक है। अगला मंत्र भी बिल्कुल वही कह रहा है। When a person knows that he himself has become everything and he knows the oneness of things, how can he hate or love anything? याद रखना, यहाँ पे जो लव कहा जा रहा है वो लव नहीं है, बहुत बहुत गलत अनुवाद है। मैं पक्का कह रहा हूं, तुम सूत्र को देखो, उसमें लव नहीं होगा। अब ये होता है अर्थ का अनर्थ करना, कि मोह का अनुवाद लव कर दिया गया है। यहां अटैचमेंट लिखना चाहिए था, गलत लिख दिया है लव। न तो तुम में फिर आसक्ति रह सकती है, न विरक्ति रह सकती है। इतना ही कहा जाता है।